नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका में ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर अचानक हमला बोल दिया, बम बरसाए B-2 अपने जो बम वर्षक विमान हैं उनसे मॉप बम ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर, उसने अमेरिका में ज़बरदस्त गुस्से की लहर को पैदा कर दिया है। गुस्से की लहर इसलिए पैदा हुई है कि जो ट्रंप ये कह रहे थे कि वो देश के बाहर किसी युद्ध में नहीं उलझना चाहते हैं, वो युद्ध करने पहुंच गए और एक ऐसा युद्ध लड़ने पहुंच गए जो दरअसल युद्ध की गुंजाइश भी नहीं रखता है। सिर्फ इजराइल की मदद करने के लिए, इजराइल का साथ देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसमें उन्होंने कांग्रेस का विश्वास नहीं लिया, कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। कांग्रेस से इस तरह के हमलों की मंजूरी की ज़रूरत होती है, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। जो शर्तें होती हैं इस तरह के युद्ध के लिए, उनको उन्होंने अनदेखा किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने वादा किया था कि वो दुनिया के युद्धों में अमेरिकी सैनिकों को उलझाएंगे नहीं, लेकिन ये उलझना शुरू हो गया है। अभी एक बार हमले हुए हैं, जाहिर है कि ये नाकाफ़ी होंगे। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये हमले अभी चलेंगे, लगातार चलेंगे, कई दिनों तक चलेंगे, क्योंकि वो जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, वो इतने सुरक्षित और धरती के इतने नीचे बनाए गए हैं कि उन पर अमेरिका के जो ताकतवर बम वर्षक विमान हैं और ताकतवर बम हैं, उनका भी असर होने में वक्त लगेगा। फिर उन हमलों को अभी जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके हिसाब से तो वो हमले कारगर साबित नहीं हुए हैं। खुद अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि अभी हम उसका आकलन कर रहे हैं कि कितनी क्षति पहुंची है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो दावे कर दिए कि हमने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है, ईरान के सारे परमाणु कार्यक्रमों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर पाए हैं और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए उन्हें लगातार अभी कुछ दिनों तक बमबारी करते रहना पड़ेगा। अगर वो ये कर रहे हैं तो जाहिर है कि इससे उनकी स्थिति अमेरिका के अंदर भी बहुत कमज़ोर हो रही है और अमेरिका के बाहर भी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि एक साथ उन्होंने कई लोगों को धोखा दिया है, कई लोगों को झांसा दिया है। मसलन पहले तो अमेरिकी जनता से उन्होंने झूठ बोला, अमेरिकी जनता को धोखे में रखा। फिर उन्होंने जो 2 हफ्ते का वक्त दिया था कि इस दौरान बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाला जाए, और उसमें यूरोपीय देश शामिल हो गए थे। उन देशों को भी उन्होंने धोखा दे दिया, क्योंकि वो देश तो समझौता कराने की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। ईरान भी उत्साहित था कि अगर इस रास्ते समझौता हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ईरान को कहीं ना कहीं से ये आभास था कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कोई विश्वसनीय नेता नहीं है। उनकी सुबह और शाम में विचार बदल जाते हैं, इसलिए उन पर बहुत निर्भर नहीं रहा जा सकता उनके कहे पर। तो वो अपनी तैयारी कर ही रहा था। उसने ये माना जा रहा है कि ईरान ने इन हमलों की आशंका को देखते हुए अपना जितना भी इनरिच यूरेनियम है, जितनी भी परमाणु सामग्री उसने बनाई थी, वो सब कहीं और शिफ्ट कर दी होगी और बहुत सारे परमाणु संयंत्रों को भी इन ठिकानों से हटा दिया होगा। इसलिए अगर अमेरिका या ट्रंप ये सोच रहे हैं कि कुछ हमलों से ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम चौपट हो सकता है, कर दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो एक तो ये उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। दूसरा, जो ट्रंप ने अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी कि वो तो शांति के दूत हैं, वो दुनिया में शांति करना चाहते हैं, युद्ध रुकवाना चाहते हैं, वो सारी ध्वस्त हो गई है। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट्स निकाल के देखेंगे तो वो ओबामा पर यह आरोप लगाते नजर आएंगे
कि ओबामा इसलिए जंग चाहते हैं क्योंकि उन्हें निगोशिएशन करना नहीं आता, उनके पास निगोशिएशन स्किल्स नहीं है शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की। और ठीक यही आरोप उन्होंने बाइडेन पर भी लगाया था। अब वो खुद जंग में कूद गए हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो भी अक्षम हैं इन सब चीज़ों में? और जाहिर है कि अगर पिछले प्रेसिडेंट्स अक्षम थे तो वो भी अक्षम हैं। और दरअसल ये अमेरिकी राष्ट्रपतियों की अक्षमता से ज़्यादा अमेरिकी सिस्टम का मामला है, अमेरिकी व्यवस्था का मामला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा देश को शक्तिशाली दिखाने के लिए युद्ध में धकेला जाता है, चाहे वो मन से ऐसा करना चाहे या न चाहे। लेकिन पूरी व्यवस्था ऐसी है, हथियार उद्योग ऐसे हैं, CIA ऐसी है, वॉल स्ट्रीट के जो पूंजीपति हैं वो ऐसे हैं, और यहूदी लॉबी तो है ही। ये सारे मिलकर वहाँ के राष्ट्रपति को युद्ध की तरफ धकेलते रहते हैं, क्योंकि युद्ध में नए हथियार टेस्ट होने हैं, हथियारों का बाजार खोजा जाना है, नए खरीदार ढूंढने हैं। ये एक बड़ा काम होता है। फिर दुनिया भर में अपनी चौधराहट को स्थापित रखना है। अभी अमेरिका की चौधराहट नीचे जाती हुई दिख रही थी, चीन ऊपर आता हुआ दिख रहा था। तो कुछ एक ऐसे काम करके अमेरिका ताकतवर है, सुपर पावर है अभी भी, ये जताने की भी कोशिश अमेरिका का डीप स्टेट करता रहता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति उस कोशिश में शामिल रहता है। तो ये कई स्तरों पर ये चीज़ें चलती रहती हैं, जिसमें कई बार वहाँ का राष्ट्रपति चाहते हुए और कई बार न चाहते हुए भी उसमें शामिल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से सत्ता में आए थे जैसे वो इस पूरे जो पुराना सिस्टम है उसको ध्वस्त करके अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, और इसीलिए वो शांति दूत बनना चाहते थे। अभी हाल तक एक दिन पहले उन्होंने नोबेल पुरस्कार पर अपना दावा जताया था। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से बाकायदा नोबेल पुरस्कार के लिए सिफारिश लिखवाई है, चिट्ठी लिखवाई है कि इन्हें तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत पाक के बीच में परमाणु युद्ध रुकवाने में मदद की है, और वो शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। यूक्रेन में भी वो ये करना चाहते थे, कर नहीं पाए। यहाँ भी शायद उनकी उम्मीद रही हो कि ईरान और इजराइल के बीच में जो समझौता वार्ताएं चल रही थी, 5 राउंड की हो गई थी, 6ठे राउंड की होने वाली थी, जिसमें समाधान होने वाला था, लेकिन उसको इजराइल ने सबोटाज कर दिया। उससे भी उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि अगर मध्य पूर्व में ये अचीव हो गया तो उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन अचानक वो युद्धोन्मत्त हो गए, वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए, और उन्होंने ईरान पर अपने बम वर्षक विमान भेज दिए हमले करने के लिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अब सिर के बल खड़े हो गए, उनकी अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं रह गई। अब ये लोगों को समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कैसा नेता अपने लिए चुना है, जिसका रुख हमेशा अदलता बदलता रहता है, जो किसी भी तरह अप्रत्याशित ढंग से टर्न कर सकता है, युद्ध के खिलाफ बोलते बोलते युद्ध पर आमादा हो सकता है, धमकियों पर आमादा हो सकता है, डील की बात करते करते युद्ध करने लगता है। तो ये अमेरिकी मतदाताओं के लिए एक बड़ा झटका है, और न केवल जो ट्रंप विरोधी है उन मतदाताओं के लिए, बल्कि ट्रंप के अपने समर्थकों के लिए भी बड़ा झटका है कि उन्होंने सोचा कुछ था ट्रंप को, और कर वो कुछ और रहे। पिछले 5-6 महीनों में ही ट्रंप की लोकप्रियता बिल्कुल धड़ से नीचे आ रही है। वो अभी एक हफ्ते पहले वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे, 50 लाख लोगों ने अमेरिका में सड़कों पर निकलकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, और अब इस हमले के बाद भी अमेरिका में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए हैं और लगातार हुए जा रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये ट्रंप की लीडरशिप की बहुत बड़ी वीकनेस बताता है कि ट्रंप अमेरिका को लीड करने में अक्षम है, अमेरिका को आगे ले जाने में अक्षम है, और अमेरिका के सारे
दुश्मन बना रहे हैं। वो पहले से ही बना रहे थे, नाटो में, यूरोप के देशों से पंगा लेकर, अपने पड़ोसियों से पंगा लेकर वो पहले से इस लाइन पर चल रहे थे। लेकिन अब इस बार जो उन्होंने धोखा दिया है, ये उन तमाम देशों के लिए एक सबक है जो ट्रंप पर भरोसा करके चलना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये आदमी रिलायबल नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो ये है ट्रंप की लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके इस हमले ने लगा दिया है। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनकी नेतृत्व शैली, ये सारे एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में आ गए। अब सवाल उठता है कि मध्य पूर्व में होगा क्या, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। साफ दिख रहा है कि चीज़ें अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, ज़्यादा नाजुक दौर में हो रही हैं, जब पहुंच रही हैं। ठीक है कि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिका पर हमले नहीं किए, ईरान ने इजराइल पर हमले करने जारी रखे हैं। इजराइल पर लगातार वो मिसाइल दाग रहा है और उसको काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी मिल रही है। ये एक सावधानी से बनाई गई रणनीति है जिसमें अमेरिका से ईरान नहीं भिड़ना चाहता है। लेकिन ये कब तक होगा? अगर अमेरिका लगातार हमले जारी रखता है और अगर वो सत्ता परिवर्तन ईरान में फोर्स करना चाहता है या अयतुल्लाह अली खामनेई को मार डालना चाहता है इन हमलों के ज़रिए, भले ही उसने घोषणा न की हो, तब क्या होगा? अगर इनमें से कोई चीज़ वहाँ होती है तो अस्थिरता और बड़े पैमाने पर फैलेगी। फिर ईरान के जो बहुत सारे प्रॉक्सीज़ हैं, ईरान ने जो बहुत सारे संगठन खड़े कर रखे हैं दूसरे देशों में, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में, या हुती है यमन में, या हमास है, या इराक में जो शिया मिलिशिया हैं वो हैं, अगर इन्होंने अमेरिकी सैनिक अड्डों पर कोई हमला कर दिया या अमेरिकी जो सैनिक हैं या उनके साजो सामान हैं उन पर हमला कर दिया और उससे अमेरिका को कोई भारी नुकसान हो गया, तो ये तो एक बड़ा विस्फोट होगा। पूरे मध्य पूर्व में ज़बरदस्त जंग छिड़ने जैसी स्थिति बन जाएगी। ईरानी संसद ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम जो होर्मुज का जल डमरू मध्य है उसको बंद कर सकते हैं। उसके बंद करने का मतलब है कि एक दुनिया का जो एक 5वां हिस्सा तेल की सप्लाई का है वो उस रूट से होता है, रेड सागर होते हुए, रेड सी होते हुए, लाल सागर होते हुए। अगर वो बंद कर देते हैं तो एक और बड़ा तनाव होगा। और अमेरिका पहले ही कर चुका है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगा, हमला करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉक्सीज़ हैं, वो नियंत्रण में कितने हैं ईरान के इस समय, उसके हिसाब से चलेंगे नहीं चलेंगे, कितने हमले करेंगे, कहाँ हमले करेंगे, इस पर भी डिपेंड करता है। और इजराइल पर जिस तरह से ईरान हमले पर हमले किया जा रहा है, इजराइल की स्थिति क्या हो रही है, वो तबाह हो रहा है। वहाँ के लोग नाराज़ हो रहे हैं, अपनी सत्ता से छोड़ कर देश भाग रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उनका असर क्या होगा इजराइल पर? क्या इजराइल में कोई सत्ता परिवर्तन हो सकता है? हालांकि इजराइल को और नेतन्याहू को ट्रंप सरकार पूरा समर्थन दे रही है, अमेरिका पूरा समर्थन दे रहा है और उनको बनाए रखने की पूरी कोशिश भी होगी। लेकिन अगर ईरान ने उसको तबाह करना जारी रखा तो एक समय तो ऐसा आएगा जब अमेरिका की भी नहीं चल पाएगी। तो क्या अमेरिका ईरान को ऐसा करने से पहले रोकने के लिए और भी ज़बरदस्त हमले करेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर जो ईरान के खैर ख्वाह हैं रूस और चीन, उनकी भूमिका क्या होगी? ये तो खबरें आ रही कि चीन ने हथियारों से लदे कार्गो विमान भेज दिए हैं और बहुत सारे आ भी रहे हैं। उसको तमाम तरह का साजो सामान चीन से मिलने वाला है। हो सकता है कि उत्तरी कोरिया भी उसे भेजे। रूस बेशक वो ना भेजे, लेकिन दूसरे तरह से प्रेशर क्रिएट कर सकता है।
ये तमाम चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। अभी इनके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता है कि क्या होगा, लेकिन अमेरिका के दाखिल होने से इस जंग में हालात एकदम से बिगड़ गए हैं। हालात एकदम से बहुत गंभीर हो गए हैं कि अब ये दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, एक महाशक्ति भी इसमें कूद पड़ी है और दूसरी महाशक्तियाँ परोक्ष रूप से अब उसमें शामिल होने जा रही हैं। अगर ये अप्रत्यक्ष युद्ध धीरे धीरे प्रत्यक्ष होने लगा तब क्या सिचुएशन होगी? तब एक भीषण युद्ध की आशंका बन सकती है। तब और भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अप्रत्याशित हो। अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए, ट्रंप अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि युद्ध में अगर जीत मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, तो वो उस देश का हीरो नायक बन जाता है। अभी ट्रंप खलनायक हैं, खलनायक से वो नायक बनने की कोशिश जरूर करेंगे और उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो ईरान में कुछ ऐसा कर दें जो एक जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकें कि ईरान को के परमाणु कार्यक्रम को पूरा नष्ट कर दिया, ईरान की सत्ता को नष्ट कर दिया। ये दो लक्ष्य हासिल कर पाए वो, तभी वो जीत का दावा कर सकते हैं। आज वो स्थिति नहीं है और अभी नज़दीक में आती हुई भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ईरानी सत्ता को रूस और चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है। तो ये एक बड़ी खतरनाक विस्फोटक स्थिति मध्य पूर्व में बन चुकी है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो अमेरिका है। अमेरिका ने ही इजराइल को खुली छूट दी, उसने गजा में नरसंहार किया, उसने ईरान पर हमला किया और उसी ने अमेरिका को खींचकर लाया है वही, और वो हमले करवा रहा है। अमेरिका ने स्थितियां ऐसी बनाई हैं, बनने दी हैं कि वो खुद इसमें शामिल होने के लिए बाध्य हो गया, खुशी से या दबाव में। तो ये स्थिति है मध्य पूर्व की, इस पर लगातार नज़रें हमारी बनी रहेंगी। आप भी देखिए कि ये पूरा जो वारफेयर है एक नए ढंग से खुल रहा है। इससे आप दुनिया की राजनीति को समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह से नए शेप ले रही है, जो पावरफुल कंट्री है वो किस तरह से खेल रहे हैं और कितनी सारी जानों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत खतरनाक खेल मध्य पूर्व में शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।